साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ममता। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस आकर कंचन खीन मन से अपने घर के टेरेस पर जाकर बैठ गई। कंचन की इधर उधर दौड़ती हुई नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी हुई बुढ़िया पर ठहर गई। कंचन ने कहा, अरे फिर वही औरत, क्यों इस तरह से ये मेरे घर की ओर देखती रहती है। कंचन की उदासी बेचैनी में बदल गई। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इससे पहले भी कंचन उस महिला को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। अभी 2 महीने ही हुए थे कंचन को पुणे से गुड़गांव शिफ्ट हुए, लेकिन अभी तक कंचन एडजस्ट नहीं हो पाई थी। सब कितना अच्छा चल रहा था पुणे में। कंचन की भी अच्छी नौकरी थी, घर संभालने के लिए मेड थी, जिसके भरोसे वो घर और रसोई छोड़कर सुकून से अपने ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। कंचन की जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, मगर पति के एक तबादले की वजह से सब खराब हो गया। 2 दिन के बाद कंचन का पति विनोद टूर से वापस आया तो कंचन ने अपने पति को उस औरत के बारे में बताया। विनोद को भी थोड़ी चिंता हुई। विनोद ने कहा, ठीक है, अगर अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं हम पुलिस में उसकी शिकायत कर देंगे। थोड़े दिन यूं ही गुजर जाते हैं। कंचन का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत उसे नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह कंचन ने टेरिस से देखा कि वॉचमैन उस महिला के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था और विनोद उनसे कुछ बातें कर रही थी। पास से देखने पर उस औरत की सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। कंचन को लगा कि उसने वो चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। बात करके विनोद घर के अंदर आ गया और वो महिला मेन गेट पर ही खड़ी रही। तभी कंचन ने कहा, अरे ये तो वही औरत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ क्यों आई है। विनोद ने कंचन से कहा, जब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? वो इस घर की पुरानी मालकिन है। तभी कंचन ने कहा, क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर विशाल से खरीदा है। तभी विनोद ने कहा, ये लाचार औरत उसी विशाल की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया, फिर यह घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। कंचन ने ये सुना तो कहा कि विशाल कितना घटिया इंसान था, देखने में तो बड़ा ही शरीफ लग रहा था। कंचन ने अपनी याददाश्त पर थोड़ी जोर डाला तो उसे याद आया, हाँ, स्टोर रूम की सफाई करते हुए उसने घर की पुरानी नेम प्लेट देखी थी और उस घर पर लिखा था गायत्री निवास। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी और उस महिला का चेहरा इसी औरत से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या अपना घर वापस लेने? पर हमने तो ये घर खरीद लिया है। विनोद ने कहा, अरे नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उनके कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है, जहां इनके पति ने अंतिम सांस ली थी। कंचन कहने लगी, इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं। विनोद ने कहा, तुम्हें ना सही इन्हें तो है। अगर हमारी हाँ से इन्हें खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। कंचन ने कहा, ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से कंचन ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई, क्षीण काया, तन पर पुरानी सी सूती साड़ी, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने कंचन और विनोद को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। इसके बाद गायत्री जी ऊपर वाले कमरे में गई। थोड़ी देर आंखें बंद करके वहीं बैठी रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोली, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मैंने सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर
इसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद बोली, यही कमरा था मेरा, कितने साल हंसी खुशी बिताए थे मैंने यहाँ अपनों के साथ। मगर विशाल के पिता के जाते ही गायत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। विनोद और कंचन निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद घर से जुड़ी हुई बातें करके गायत्री देवी भारे कदमों से उठी और जाने लगी, पर जैसे उनके पाँव घर की चौखट को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे कि तभी कंचन ने गायत्री जी को रोक लिया। कहने लगी, आप ज़रा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद कंचन विनोद को लेकर कमरे में गई। कहने लगी, सुनो, मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई है जिससे हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। ये अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। ये यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ इन्हें वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे। ये सुनकर विनोद ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, हम इन्हें नौकरों की तरह रखेंगे? कंचन ने कहा, अरे नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई वेतन नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के सदस्य की तरह मेड पर और आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी कर सकती हूँ। मुझे भी पीछे से घर की और बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सुनकर विनोद ने कहा, तुम्हारी योजना तो अच्छी है, पर क्या ये मान जाएंगी? कंचन ने कहा, क्यों नहीं, हम इन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हैं, इस घर में इनकी जान बसी है। इसके बाद विनोद ने कहा, अगर ये इस घर की मालकिन बनकर इस पर अपना हक जमाने लगेंगी तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर कंचन ने कहा, तो क्या, हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, घर तो हमारे ही नाम पर ही है, ये अकेली बूढ़ी महिला क्या कर लेगी? विनोद ने अपनी सहमति जता दी। इसके बाद कंचन ने जाकर बाहर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप यहाँ रहना चाहे तो आप यहाँ रह सकती हैं। गायत्री जी पहले तो खुश हो गई, फिर उनके मन में विचार आया कि आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही मुझे घर से निकाल कर बेदखल कर दिया और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो ये पराए लोग मुझे बिना किसी स्वार्थ के यहाँ क्यों रखेंगे? गायत्री जी ने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशानी होगी। कंचन ने कहा, परेशानी कैसी, इतना बड़ा घर है, आपके रहने से हमें आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी कंचन की आंखों में छिपी हुई मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने से वो मना नहीं कर पाई। गायत्री जी घर में रहने के लिए आ गई और उनके आते ही उनके सदे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सब उन्हें अम्मा कहने लगे। हर काम उनकी निगरानी में होने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर कंचन ने भी नौकरी शुरू कर दी। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा रोज सुबह बच्चों को उठाती, तैयार करती, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ कर आती, फिर सारा काम करवाती। रसोई का काम भी वो खुद ही करवाने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के समय तो गायत्री जी खुद ही बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर देती थी। कंचन भी हैरान थी कि जो बच्चे बाहर का खाना खाते थे वो बच्चे गायत्री जी का बनाया हुआ खाना खुशी से खाते थे। बच्चे अम्मा से घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में बच्चे ज़्यादा देर तक टीवी भी नहीं देखते थे। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहाँ अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं उन्हें बुरी आदतों से दूर भी ले जा रही थी। कंचन और विनोद अपने बच्चों में आए परिवर्तन को देखकर खुश थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो बच्चों के पास बैठकर बात करने का भी समय नहीं था। पहली बार कंचन ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग का होना कितना ज़रूरी है। अब उनके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि बच्चों के जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और आज कंचन का जन्मदिन था और कंचन और विनोद ने अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी समय निकालकर बाहर खाना खाने की योजना बनाई थी। दोनों ने सोचा था कि बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में आते ही दोनों हैरान हो गए। बच्चों ने घर को सजाया हुआ था, वहीं पर अम्मा ने कंचन के मन पसंदीदा व्यंजन बनाए हुए थे। ये देखकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से कंचन के लिए कभी भी पहले किसी ने नहीं किया था। बच्चे दौड़कर कंचन के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देने लगे। पूछने लगे, माँ, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? कंचन ने कहा, बहुत अच्छा। बच्चे बोले, हमें पता था आपको अच्छा लगेगा।
अम्मा ने बताया है कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी माँ और पिता को बहुत खुशी देता है, इसीलिए हमने आपके लिए ये किया है। कंचन की आंखों में गायत्री जी के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख कंचन को पहली बार मिला था। कंचन ने केक काटा। इसके बाद गायत्री जी ने अपने पल्लू में बंधी हुई लाल रुमाल में लिपटी हुई एक चीज़ निकाली और वो कंचन को दे दी। कंचन ने कहा, ये क्या है अम्मा? गायत्री जी ने कहा, ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। कंचन ने जब रुमाल खोलकर देखा तो उसमें सोने की चेन थी। कंचन हैरान हो गई, कहने लगी, अम्मा ये तो सोने की है, मैं इतना महंगा उपहार नहीं ले सकती। गायत्री जी ने कहा, बेटा मेरे पास बस यही एक चेन है जिसे मैंने संभाल कर रखा था, पर अब मैं इसका क्या करूँगी? तुम इसे पहनना, ये तुम पर अच्छी लगेगी। कंचन की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। जिस महिला को उसने लाचार और बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर होकर अपने घर में ठहराया था, उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बची हुई इकलौती चीज़ को उन्होंने कंचन को दे दिया था। कंचन ने कहा, नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। गायत्री जी ने कहा, एक माँ का आशीर्वाद समझ कर रख ले। मेरी तो उम्र हो गई है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। कंचन ने कहा, नहीं अम्मा, ऐसे मत कहिए, ईश्वर आपका साया हमारे सर पर बनाए रखे। ऐसा कहकर कंचन गायत्री जी के गले लग गई। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिली हो। वो जन्मदिन कंचन कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो था निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा हुआ एक माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री जी भी कभी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनके घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई, वो पुरानी नेम प्लेट जिस पर लिखा था गायत्री निवास। साथ संगत जी, इस साखी को सुनकर आपकी थोड़ी सी भी आंखें नम हो गई हो तो अकेले में 2 मिनट चिंतन करें कि पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो सभी का ध्यान केंद्रित है, किंतु बच्चों को संस्कारवान बनाने में हम पिछड़ते जा रहे हैं। अगर साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उस माँ तक ज़रूर पहुँच जाए जो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती है। आज की ये साखी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।